अगर कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करता है तो वहां पर उसके पोर्टफोलियो में आइडियली 4-5 फंड्स मोर देन सफिशिएंट माने जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कई इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में एक ही कैटेगरी के मल्टी फंड्स को इंक्लूड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पास में 10 से 12 फंड्स तक हो जाते हैं। अब देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे फंड होने की वजह से उन्हें मैनेज करना एंड रिव्यू करना काफ़ी मुश्किल काम बन जाता है, क्योंकि दोस्तों कई बार हमें खराब या अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को एग्जिट या स्विच करना होता है। तो अगर हमारे पास में बहुत सारे फंड होंगे तो ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल काम बन जाएगा। साथ ही ज़्यादा फंड होने की वजह से क्या दिक्कत है कि यहाँ पर फंड ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है और दूसरा फंड इसी कैटेगरी का एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। अगर कोई इन्वेस्टर इन दोनों फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड रखता है जो कि एक ही कैटेगरी के फंड है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों फंड्स का आपस में ओवरलैप स्कोर चेक करें तो ये 34% निकल कर आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों फंड्स में आपस में 34% स्टॉक्स कॉमन है, जो कि ओवरलैप स्कोर के हिसाब से ज़्यादा माने जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर आप सेम स्टॉक्स को मैनेज करने के लिए दो अलग अलग फंड रखे हैं, जिसमें कि आपके अलग अलग फंड मैनेजर हैं। साथ ही आप उन्हें सेपरेटली एक्सपेंस रेशियो भी पे कर रहे हैं। इसी वजह से फंड सिलेक्शन करते समय आपको इस प्रकार की गलतियों से बचना चाहिए, जो कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम में खड़ी कर सकती है। साथ ही दोस्तों जो इंडियन म्यूचुअल फंड होते हैं वो भारत की टॉप 500 कंपनीज में से ही मोस्ट ऑफ स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कि यहाँ पर टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप स्टॉक से बिलोंग करती है। 101 से लेकर 250वीं कंपनी यहाँ पर मिड कैप स्टॉक्स की कैटेगरी में आती है। वहीं पर 251 से लेकर 500वीं कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स एंड मिड कैप स्टॉक्स का पूल है वो कंपेरेटिवली छोटा है, बट यहाँ पर जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है उनका पूल 250 स्टॉक्स का है, जहाँ पर हमें 250 स्मॉल कैप कंपनीज देखने को मिल जाती है। इसी वजह से यहाँ पर बाकी कैटेगरीज के मुकाबले स्मॉल कैप में ओवरलैपिंग की समस्या थोड़ी कम रहती है। जैसे कि यहाँ पर यदि लार्ज कैप कैटेगरी में हम देखें तो यहाँ पर पराग पारिक लार्ज कैप फंड एंड एचडीएफसी लार्ज कैप फंड, अगर इन दोनों फंड्स का ओवरलैप स्कोर चेक करें तो ये 50% निकल कर आ रहा है, जो कि काफ़ी हाई है। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों फंड्स में 50% स्टॉक्स तो कॉमन ही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इसका मेन रीज़न यह है कि लार्ज कैप कैटेगरी में ओनली 100 स्टॉक्स का पूल होता है, जिसमें कि कॉमन स्टॉक्स के सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी के अलावा बाकी कैटेगरीज में दो फंड रखने का कोई विशेष फायदा नहीं है। लेकिन बात की जाए स्मॉल कैप कैटेगरी की तो यहाँ पर इसके बारे में देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक सिंगल पोर्टफोलियो में भी दो स्मॉल कैप फंड को रखना आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टर हैं जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आइडियली आपके पोर्टफोलियो में 10 से 12% से ज़्यादा स्मॉल कैप कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको ओनली 10-12% के लिए ही स्मॉल कैप कैटेगरी में दो स्मॉल कैप फंड लेने का कोई खास मतलब नहीं बनता। यहाँ पर इस कंडीशन में आपके लिए एक स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला एक स्मॉल कैप फंड भी सफिशिएंट माना जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि मॉडरेट या एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं, तो यहाँ पर आप अपने स्मॉल कैप एक्सपोजर को 30% तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के एलोकेशन के लिए तो दो स्मॉल कैप फंड के बारे में देखा जा सकता है। जैसे कि अगर आप एक एग्रेसिव नेचर के इन्वेस्टर हैं और यहाँ पर आपका टाइम होराइजन 10 साल या इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर स्मॉल कैप के 30% एलोकेशन को 15-15% के एलोकेशन में दो स्मॉल कैप फंड में डिवाइड किया जा सकता है। इससे यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट की आपकी रिस्क दो डिफरेंट फंड्स में डायलूट हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली हाई रिस्की फंड होते हैं और इनमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आप बेटर तरीके से अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको फंड सिलेक्शन को लेकर थोड़ी सतर्कता भी बरतने की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि आपको एक सिंगल पोर्टफोलियो में सेम स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले स्मॉल कैप फंड्स को आपस में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे दो फंड्स को इंक्लूड कर लेंगे जो कि सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर ये जो फंड होंगे वो डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में लगभग एक ही जैसा बिहेव करेंगे, जिससे कि आपका दो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का पर्पस सोल्व नहीं होगा।
तो अगर आप अपने सिंगल पोर्टफोलियो में दो अलग अलग स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले स्मॉल कैप फंड्स को इंक्लूड करेंगे तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए बेटर हो सकता है। जैसे कि आपने एक वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाला फंड सेलेक्ट कर लिया और दूसरा यहाँ पर ग्रोथ फंड या एग्रेसिव फंड इंक्लूड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो कोई इन्वेस्टर जो HDFC स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाला स्मॉल कैप फंड है, तो यहाँ पर सेकंड फंड मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड हो सकता है, जो कि एक ग्रोथ स्मॉल कैप फंड है। तो यहाँ पर इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, जहाँ पर अगर आप इन दोनों फंड्स का आपस में ओवरलैप स्कोर भी चेक करेंगे तो ये ओनली 12% है, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। इस तरह आप दो स्मॉल कैप फंड्स का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप बिल्कुल एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप दो डिफरेंट एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इससे रिस्क की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। वहीं पर अगर कोई दूसरा इन्वेस्टर है जो कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, साथ ही वो HDFC स्मॉल कैप फंड का कॉम्बिनेशन इस फंड के साथ में बना लेता है, तो हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी गलत हो, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फंड ही स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले फंड्स हैं, जो कि लो बीटा फंड्स तो है ही, साथ ही लगभग ये सभी मार्केट सिचुएशंस में लगभग सेम तरीके से बिहेव करते हैं। तो लॉजिकली देखा जाए तो इस प्रकार की सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले फंड्स को आपको कॉम्बिनेशन बनाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों देखा जाए तो किसी भी पोर्टफोलियो में एक या दो स्मॉल कैप फंड सफिशिएंट माने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो से ज़्यादा स्मॉल कैप फंड और डाइवर्सिफिकेशन को भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेना भी सभी के लिए सही नहीं होता। जो इन्वेस्टर्स एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी को सहन कर सके और जिनका टाइम होराइजन 10 साल के आसपास हो, उन्हीं के लिए हाई एक्सपोजर जस्टिफाई करता है। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, जहां पर आप म्यूचुअल फंड में मास्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी म्यूचुअल फंड की जानकारी। इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।